अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वेटलैक। आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक है इन्फ्लेमेशन। जब भी किसी किस्म का माइक्रोबियल इन्फेक्शन, कोई किसी भी किस्म का फिजिकल एजेंट या केमिकल एजेंट बॉडी के टिश्यूज़ को डैमेज करता है, तो बॉडी में एक डिफेंसिव रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है और उस रिस्पॉन्स को कहा जाता है इन्फ्लेमेशन। जब भी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है, तो होस्ट के जो डिफेंस मैकेनिज़म्स हैं या डिफेंसिव मॉलिक्यूल्स जो हैं, वो साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन पर आकर इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं और इस तरह अपने पॉजिटिव एजेंट को के इफ़ेक्ट को काउंटर करने की कोशिश करते हैं। सो इन शॉर्ट, जो इन्फ्लेमेशन है ये एक डिफेंसिव रिस्पॉन्स है बॉडी का, जो कि बॉडी के अंदर डैमेज्ड टिश्यूज़ की वजह से प्रोड्यूस होता है। आमतौर पर होस्ट के जो डिफेंसिव मॉलिक्यूल्स हैं, जैसा कि एंटीबॉडीज़ हैं, उसके कंप्लीमेंट प्रोटीन्स हैं या फेगोसिटिक ग्लूकोसाइड्स हैं, तो ये आमतौर पर तो ब्लड के अंदर ही सर्कुलेट करते हैं और जो बॉडी के नॉर्मल टिश्यूज़ हैं वहाँ पर ये कोई डैमेज वगैरह क्रिएट नहीं करते और वहाँ पर किसी किस्म का कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करते। मगर जब जब भी बॉडी में कोई इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है, तो उस इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के नतीजे में ये डिफेंसिव मॉलिक्यूल्स उस साइट ऑफ डैमेज पर या उस साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन पर जाते हैं और वहाँ पर डिज़ायर्ड फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब इन्फ्लेमेशन की दो टाइप्स हैं, एक टाइप है एक्यूट इन्फ्लेमेशन और एक है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। अगर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स स्ट्रॉन्ग और इंटेंस हो तो कॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन जो है वो जल्दी काउंटर हो जाती है या जल्दी रिमूव हो जाती है। तो किसी भी किस्म के टिश्यू डैमेज के खिलाफ इस तरह का रैपिड और इंटेंस किस्म का इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो है उसे हम कहते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन। ये एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इतना रैपिड होता है कि ये कुछ मिनट्स से लेके कुछ आवर्स के अंदर अंदर कॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन को रिमूव कर देता है। जब ये एक एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन को ख़त्म कर देता है, तो इसके बाद रिपेयर का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और फाइनली जो इंजरी थी या टिश्यू डैमेज था वो रिपेयर हो जाता है। मगर इन केस ये एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने में नाकाम रह जाता है, तो फिर एक सेकंड टाइप ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है और उस इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। ये क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स लॉन्ग लास्टिंग होता है और ये एक चंद हफ्तों से लेके कुछ सालों तक भी मुहित हो सकता है। तो इस तरह अगर एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने में नाकाम रह जाए, तो क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। अब कुछ केसेस ऐसे भी हैं कि जिनमें बॉडी के अंदर डायरेक्टली ही क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है और एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स उन केसेस में प्रोड्यूस नहीं होता। उन केसेस की एग्जांपल जैसे हैं कि जैसा कि माइकोबैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस की जो इन्फेक्शंस हैं, वो इन्फेक्शंस और इसके अलावा इम्यून मीडिएटेड डिजीज़ जैसा कि आर्थराइटिस है, तो इनमें क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स डायरेक्टली प्रोड्यूस होता है विदाउट द प्रीवियस प्रोडक्शन ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। अब बॉडी के जिस एरिया में इन्फ्लेमेशन होती है वहाँ पर चार किस्म के साइंस एंड सिम्टम्स पाए जाते हैं। उनमें पहला साइन है कि उस एरिया में रेडनेस होगी, वहाँ पर हीट होगी, स्वेलिंग होगी और उस बॉडी के एरिया में पेन होगी। कभी कभार इन्फ्लेमेशन का एक पांचवा साइन भी देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं लॉस ऑफ फंक्शन। और ये लॉस ऑफ फंक्शन का होना और ना होना इस बात पर डिपेंड करता है कि बॉडी का एरिया कौन सा है और वहाँ पर डैमेजिंग एजेंट्स ने किस तरह का डैमेज किया है। बॉडी के अंदर जब भी कोई इन्फ्लेमेशन कॉज करने वाला डैमेजिंग एजेंट पाया जाए, तो बॉडी का इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली ही एक्टिवेट हो जाता है और इस एक्टिवेशन के नतीजे में बॉडी के अंदर मौजूद मुख्तलिफ तरह के डिफेंसिव मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ब्लड सर्कुलेशन को लीव करते हैं और जो बॉडी टिश्यूज़ के अंदर ऑफेंडिंग एजेंट मौजूद है उसकी तरफ मूव करते हैं ताकि उसके इफ़ेक्ट को काउंटर किया जा सके। अब एक्यूट इन्फ्लेमेशन में जो फ्लूइड ब्लड सर्कुलेशन को लीव करके साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन पर आता है, उसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स और न्यूट्रोफिल्स होते हैं। मगर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के केस में जो फ्लूइड ब्लड सर्कुलेशन को लीव करके साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन पर आ रहा है उसमें लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस मौजूद होते हैं। अब ये ल्यूकोसाइट्स और प्लाज्मा प्रोटीन्स मिलकर डैमेजिंग एजेंट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और फाइनली जो डैमेज टिश्यू था उसे रिपेयर कर दिया जाता है। सो जब भी कोई किसी भी किस्म का टिश्यू जो है वो इंजर्ड हो जाए या फिर कोई डैमेजिंग एजेंट उस टिश्यू के अंदर आ जाए, तो उसकी प्रेजेंस जो है उसे मैस्ट सेल्स, डेंड्रिटिक सेल्स और इस तरह के दूसरे सेल्स जो हैं
वो उसे डिटेक्ट कर लेते हैं, उसकी प्रेजेंस को, डैमेजिंग एजेंट की प्रेजेंस को। मैस्ट सेल्स असल में वाइट ब्लड सेल्स की ही एक टाइप है जो कि सारी बॉडी के कनेक्टिव टिश्यूज़ में पाए जाते हैं, और ये मैस्ट सेल्स मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को रिलीज़ करवाते हैं। मतलब ये ऐसे सब्सटेंसेस रिलीज़ करते हैं जो कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को इंड्यूस करती हैं। इसी तरह डेंड्रिटिक सेल्स जो हैं वो भी बॉडी टिश्यूज़ के अंदर प्रेजेंट होते हैं और किसी भी किस्म के फॉरेन पार्टिकल की प्रेजेंस को डिटेक्ट करते हैं और फिर इम्यून सिस्टम की मदद से उस फॉरेन पार्टिकल के इफ़ेक्ट को काउंटर करते हैं। इसी तरह मैक्रोफेजेस के ऊपर टोल लाइक रिसेप्टर्स होते हैं जो कि फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन मटेरियल, किसी भी किस्म का जो डैमेजिंग एजेंट था, उसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करते हैं और इस तरह फाइनली ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को इंड्यूस करते हैं। तो हमने देखा कि जब भी कोई डैमेजिंग एजेंट किसी टिश्यू के अंदर आता है तो उसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए उस एरिया, बॉडी एरिया में मौजूद मैस्ट सेल्स, डेंड्रिटिक सेल्स और मैक्रोफेजेस और इस तरह के काफ़ी दूसरे सेल्स जो हैं वो उसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट कर लेते हैं और फिर मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल मीडिएटर्स या इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को इंड्यूस करने में मदद देते हैं। इन मीडिएटर्स, केमिकल मीडिएटर्स के ज़रिए प्रोड्यूस किए गए इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के नतीजे में ब्लड सर्कुलेशन में से प्लाज्मा प्रोटीन्स और लिकोसाइट्स जो हैं वो ब्लड को लीव करते हैं और साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन पर पहुंच जाते हैं। ये प्लाज्मा प्रोटीन्स मज़ीद लिकोसाइट्स और दूसरे प्लाज्मा प्रोटीन्स को अपनी तरफ साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन पर अट्रैक्ट करते हैं और इस तरह होस्ट के डिफेंस मॉलिक्यूल्स डैमेजिंग एजेंट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अगर कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लेमेशन की बात की जाए तो इन्फ्लेमेशन की मुख्तलिफ़ कॉजेज़ हैं, जैसा कि ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से इन्फ्लेमेशन इंड्यूस हो सकती है, या फिर कोई फॉरेन बॉडी है किसी किस्म की, या जिस टिश्यू में इन्फ्लेमेशन है वहाँ पर कोई नेक्रोसिस हुई हुई है, या फिर कोई इन्फेक्शन है। तो अगर हम इन्फेक्शंस की बात करें तो मुख्तलिफ़ किस्म की बैक्टीरियल, वायरल, फंगल और पैरासिटिक इन्फेक्शंस जो हैं, इन इन्फेक्शंस के नतीजे में माइक्रोबियल टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं और ये माइक्रोबियल टॉक्सिन्स जो हैं ये इन्फ्लेमेशन को इंड्यूस करवाती हैं। इन माइक्रोब्स की प्रेजेंस की वजह से जो इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स या माइक्रोबियल टॉक्सिन्स जो रिलीज़ होते हैं उनकी वजह से एक्यूट इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है। इसी तरह अगर हम टिश्यू नेक्रोसिस की बात करें तो जब भी इस्कीमिया, ट्रॉमा या फिज़िकल या किसी भी किस्म की केमिकल इंजरी की वजह से बॉडी सेल्स की डेथ हो जाती है तो उन नेक्रोटिक सेल्स में से काफ़ी सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स रिलीज़ होते हैं जो इन्फ्लेमेशन को इंड्यूस करते हैं। तो इस तरह नेक्रोटिक सेल से रिलीज़ होने वाले मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर करते हैं। अगर फॉरेन बॉडीज़ की बात की जाए तो इसमें फर्दर एंडोजीनस फॉरेन बॉडीज़ और एक्सोजीनस फॉरेन बॉडीज़ जो हैं वो इन्फ्लेमेशन को इंड्यूस करवाती हैं। अगर एक्सोजीनस फॉरेन बॉडीज़ की बात की जाए तो किसी किस्म का भी फॉरेन पार्टिकल या डस्ट या डर्ट या सुचर्स जो हैं वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और अगर हम एंडोजीनस फॉरेन बॉडीज़ की बात करें तो इसमें वो सब्सटेंसेस आती हैं जो कि सेल्स की या तो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जैसा कि गाउट के केस में यूरेट क्रिस्टल्स और एथेरोस्क्लेरोसिस के केस में कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल अगर टिश्यूज़ के अंदर लार्जर अमाउंट्स में डिपॉजिट हो जाएं तो इसकी वजह से भी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। इन सब्सटेंसेस को भी हम फॉरेन बॉडी कंसीडर करते हैं। इसी तरह अगर बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स बॉडी के नॉर्मल टिश्यूज़ के ख़िलाफ़ इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना शुरू कर दे और ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करे तो इस केस में भी इन्फ्लेमेशन जो है वो प्रोड्यूस होती है। अब अगर इन इन्फ्लेमेशन कॉजिंग एजेंट्स में से कोई भी किसी भी किस्म का इन्फ्लेमेशन कॉजिंग एजेंट बॉडी के टिश्यूज़ के अंदर मौजूद है तो उस टिश्यू के अंदर मौजूद मैस्ट सेल्स, मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल्स जो हैं वो इस पॉजिटिव एजेंट ऑफ इन्फ्लेमेशन की प्रेजेंस को डिटेक्ट करते हैं और ऐसे मीडिएटर्स, केमिकल मीडिएटर्स सेक्रीट करते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करवाते हैं। तो इस तरह साइट ऑफ टिश्यू डैमेज पर बॉडी के डिफरेंट सेल्स जैसा कि मैस्ट सेल्स एंड सो ऑन, ये मुख्तलिफ सेल्स जो हैं वो डिफरेंट केमिकल्स या मीडिएटर्स उस साइट ऑफ डैमेज पर सेक्रीट करवाते हैं और ये मीडिएटर्स फिर फर्दर इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस को शुरू करवाते हैं। मैस्ट सेल्स के इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स में हिस्टामिन और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा शामिल हैं। इसी तरह ल्यूकोसाइट्स के इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स में साइटोकाइंस और डिग्रेडेटिव एंजाइम्स शामिल हैं। मैक्रोफेजेस के केस में साइटोकाइंस हैं जो कि इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं
और एपिथेलियल सेल्स और एंडोथेलियल सेल्स के केस में कीमोकाइंस एंड इंटरफेरोन्स जो हैं वो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं। इसी तरह प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर जो हैं ये भी इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं। ये सारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को इंड्यूस करवाने में मदद देते हैं। हमने देखा है कि माइक्रोब्स और डैमेज सेल्स को रिकॉग्नाइज करने के बाद डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल मीडिएटर्स या इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं और वो फिर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं और इन्फ्लेमेशन इस तरह प्रोसेस जो है वो प्रोसीड करता है। तो अब हम देखते हैं कि इन माइक्रोब्स और डैमेज्ड सेल्स को रिकॉग्नाइज कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्यूलर रिसेप्टर्स की, जो कि माइक्रोब्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हमने देखा है कि डेंड्रिटिक सेल्स एपिथेलियम में और बॉडी के ऑल टिश्यूज ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और इनका काम रिकॉग्निशन ऑफ माइक्रोब्स है। अब ये डेंड्रिटिक सेल्स माइक्रोब्स को रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं? तो इन माइक्रोब्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए डेंड्रिटिक सेल्स के पास रिसेप्टर्स होते हैं और इन खास किस्म के रिसेप्टर्स को हम कहते हैं टोल लाइक रिसेप्टर्स। तो जब भी कोई पैथोजन या माइक्रोब इन रिसेप्टर्स की वजह से, इन टोल लाइक रिसेप्टर्स की वजह से रिकॉग्नाइज होता है, तो इन डेंड्रिटिक सेल्स में से मुख्तलिफ़ किस्म के मेम्ब्रेन प्रोटीन्स सेक्रीट होते हैं। इन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स में मुख्तलिफ़ ऐसे साइटोकाइंस हैं जो कि इन्फ्लेमेशन इंड्यूस करवाते हैं। कुछ ऐसे साइटोकाइंस भी रिलीज़ होते हैं जो कि लिम्फोसाइट की एक्टिवेशन करवाते हैं और कुछ ऐसे साइटोकाइंस रिलीज़ होते हैं जो कि एंटीवायरल होते हैं और इन एंटीवायरल साइटोकाइंस को इंटरफेरोन्स कहा जाता है। तो इस तरह माइक्रोब को रिकॉग्नाइज करने के बाद डेंड्रिटिक सेल्स एंटीवायरल साइटोकाइंस रिलीज़ करते हैं और इसके अलावा लिम्फोसाइट एक्टिवेटिंग साइटोकाइंस और इन्फ्लेमेशन इंड्यूसिंग साइटोकाइंस रिलीज़ करते हैं। तो ये डेंड्रिटिक सेल्स जो हैं ये सिर्फ माइक्रोब्स की प्रेजेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं और फिर अपने इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स सेक्रेट करते हैं। लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि सेल डैमेज के नतीजे में रिलीज़ होते हों या डैमेज सेल्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए बॉडी के अंदर दूसरी तरह एक और किस्म के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। तो इन्हें रिकॉग्नाइज करने के लिए सेल के अंदर जो रिसेप्टर पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं साइटोसोलिक रिसेप्टर्स। फॉर एग्जांपल कि एक माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि डैमेज हो गया है और उसके डैमेज के नतीजे में एटीपी रिलीज़ हुई है। तो इस रिलीज्ड एटीपी को साइटोसोलिक रिसेप्टर्स जो कि सेल के अंदर मौजूद हैं वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और इस एटीपी को रिकॉग्नाइज करने के बाद ये एक मल्टी प्रोटीन साइटोसोलिक कम्प्लेक्स, जिसे हम इन्फ्लेमोसोम कहते हैं, उसे एक्टिवेट करते हैं। तो इनफैक्ट जो एटीपी है वो इन्फ्लेमोसोम को एक्टिवेट कर रही है और इस तरह एटीपी जो है वो साइटोसोलिक रिसेप्टर्स के साथ कंबाइन हुई और उसने इन्फ्लेमोसोम को एक्टिवेट किया और इस एक्टिवेशन ऑफ इन्फ्लेमोसोम के नतीजे में एक इंटरल्यूकिन 1 जो है वो प्रोड्यूस होती है और ये इंटरल्यूकिन 1 ही इस केस में इन्फ्लेमेशन को इंड्यूस करवाती है, मतलब ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर है। तो हमने देखा कि अगर डैमेज सेल को रिकॉग्नाइज करना हो या किसी ऐसे मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करना हो जो सेल की डैमेज की वजह से रिलीज़ हुआ है, तो उसके लिए सेल के अंदर साइटोसोलिक रिसेप्टर्स होते हैं। वो रिसेप्टर्स उस डैमेज सेल को या उस मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करते हैं, उसके बाद वो इन्फ्लेमोसोम को एक्टिवेट करते हैं और एक्टिवेटेड इन्फ्लेमोसोम जो है वो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर को सेक्रेट करवाता है और वो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर इंटरल्यूकिन 1 है। हमने देखा कि अगर बॉडी टिश्यूज़ के अंदर किसी माइक्रोब की एंट्री हुई है तो उसे रिकॉग्नाइज करने के लिए डेंड्रिटिक सेल्स जो हैं वो उनके पास रिसेप्टर्स होते हैं जो उसे रिकॉग्नाइज करते हैं और फिर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो माइक्रोबियल एंट्री को रिकॉग्नाइज करने के लिए ब्लड के अंदर काफ़ी सारे ऐसे प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं जो कि उस माइक्रोब को रिकॉग्नाइज करते हैं और फिर इन्फ्लेमेशन को स्टिमुलेट करते हैं या इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को इंड्यूस करवाते हैं। फॉर एग्जांपल मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन एक ऐसी प्रोटीन है जो कि ब्लड के अंदर सर्कुलेट करती है। सो दिस सर्कुलेटिंग प्रोटीन मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन प्रोटीन रिकॉग्नाइजेज माइक्रोबियल शुगर्स। ये मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन माइक्रोबियल शुगर्स को रिकॉग्नाइज करती है और इस तरह कंप्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है। अब जब ये कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है तो वो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज़ करता है और इस तरह जो माइक्रोब है उसके ख़िलाफ़ एक्ट करके उसे रिमूव कर देता है। इन शॉर्ट हमने देखा कि अगर कोई भी माइक्रोब किसी बॉडी टिश्यू के अंदर रिज़ाइड कर रहा है तो उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए सबसे पहले तो डेंड्रिटिक सेल्स हैं जिनके पास रिसेप्टर्स हैं, वो रिसेप्टर्स टोल लाइक रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब को और उसके बाद इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स सेक्रेट करते हैं।
दूसरी सूरत ये है कि ब्लड के अंदर जो सर्कुलेटिंग प्रोटीन्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन्स, जिनमें जैसा कि मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन है, कलेक्टिन्स हैं, इस तरह के डिफरेंट सर्कुलेटिंग प्रोटीन्स वो भी प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब को रिकॉग्नाइज करते हैं और फिर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स प्रोड्यूस करते हैं, और इस तरह जो माइक्रोब है उसे उसके खिलाफ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो है उसे इंड्यूस करवाते हैं। फिर हमने देखा कि अगर कोई सेल डैमेज हो गया है या फिर सेल डैमेज के नतीजे में कोई प्रोडक्ट रिलीज़ हुई है, तो उसकी प्रेजेंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए सेल के अंदर साइटोसोलिक रिसेप्टर्स होते हैं जो उसकी प्रेजेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं और फिर इन्फ्लेमोसोम को एक्टिवेट करते हैं, और इस तरह अपना इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर रिलीज़ करते हैं और डैमेज सेल के खिलाफ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को इंड्यूस करवाते हैं। तो इस तरह किसी भी डैमेजिंग स्टिमुलस को या डैमेज कॉजिंग एजेंट को पहले रिकॉग्नाइज किया जाता है और फिर उसके ख़िलाफ़ केमिकल मीडिएटर्स सेक्रीट किए जाते हैं जो कि उसी साइट ऑफ डैमेज पर जाते हैं और फिर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को वो इंड्यूस करवाते हैं। इस तरह इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस जो है वो प्रोसीड करता है।